नमस्कार भाइयों और बहनों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूं। तो आज आप लोगों के सामने आया हूं हमारे SBILL का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। बिल्कुल प्यारा सा छोटा सा ये चैप्टर है हमारा। इस चैप्टर के रिवीजन के लिए आज आप लोगों के सामने आया हूं। ये चैप्टर भी हमारे एग्जाम में 3 से 6 नंबर का वेटेज रखता है। आप इसमें से एक क्वेश्चन तो मिनिमम एक्सपेक्ट करेंगे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको हेलो बोलता हुआ उस दिन मिले। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको उस खेल की तरफ जिसका नाम है कौन पास होगा CS एग्जीक्यूटिव। 3, 2, 1 एंड हियर वी गो। कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। तो सर इसका मतलब क्या है। देखो, नाम क्या है, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज। मतलब किसी चीज को कन्वर्ट करने की बात चल रही है। तो देखो क्या होता है। मान लीजिए आप लोगों ने एक बिजनेस करने का स्टार्ट किया और आपने सोचा कि यार ज्यादा बड़ा बिजनेस अपने को करना नहीं, देखो छोटा मोटा बिजनेस करना है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक पानी पताशे की दुकान खोल ली, एक ठेला खोल लिया। और कैसे स्टार्ट किया, एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप अपना बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ सर, स्टार्ट किया। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था, फिर एक दोस्त ने आपको देखा और उसने बोला कि भाई देख, मैं भी CS एग्जीक्यूटिव के ग्रुप दे रहा हूँ लगभग 2 सालों से, पास तो हो नहीं रहा हूँ। तूने बढ़िया काम करा जो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के ठेला लगा लिया, तेरा ठेला अच्छा चलता भी है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी तुझे इस बिजनेस में ज्वाइन कर लूँ। तो आपने बोला कि हाँ भाई कर ले। तो आपने अपनी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म में उसको एज अ पार्टनर इंट्रोड्यूस करने की सोची और फिर आपने आपके सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कन्वर्ट कर लिया कहाँ, पार्टनरशिप फर्म में। तो ये जो कन्वर्जन था सोल प्रोप्राइटर से पार्टनरशिप फर्म में, ये क्या है, ये कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी है। पहले बिजनेस एंटिटी थी सोल प्रोप्राइटरशिप, और अब उस सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म को आपने कैसे ट्रांसफर कर लिया, कन्वर्टेड इनटू अ पार्टनरशिप फर्म। वैसे ही क्या हुआ, मान लीजिए आप लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप लोगों ने बोला कि यार मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं फर्नीचर की, इसका बिजनेस काफी चलता है हमारे इधर। तो एक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्नीचर की आप लोगों ने स्टार्ट की कंपनी। 5 लोग थे आप लोगों ने मिलकर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की सोची कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई और फिर उसे स्टार्ट कर दिया। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा था। अच्छा, इतना अच्छा चला कि आप लोगों को लगा कि यार इसमें और मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है हमें। अब हमें पब्लिक से भी पैसा उठाने की ज़रूरत है, आउटसाइड इंडिया से भी फंडिंग की ज़रूरत है। मतलब बहुत सारी आपकी रिक्वायरमेंट जो थी वो कंपनी की बढ़ रही थी। तो फिर आपने सोचा कि यार देखो, पब्लिक प्राइवेट कंपनी से अपना काम चलेगा नहीं, अपने को अब अपनी कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन आपने प्राइवेट कंपनी में किया, ये क्या है, ये भी है एक कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। वैसे ही मान लीजिए आपकी एक कंपनी थी जो पब्लिक कंपनी थी, लिस्टेड कंपनी थी। फिर आपने बोला कि नहीं यार, लिस्टेड कंपनी के अंदर तो कंप्लाइंस बहुत सारे होते हैं, बिज धंधा करने का समय तो बचता ही नहीं है, पूरा जीवन इस कंप्लायंस के चक्कर में ही चला जाता है। तो आपने बोला कि भाई पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट करो यार, ज़्यादा टंटे अपने को चाहिए नहीं। तो ये जो पब्लिक से प्राइवेट में आप आए हैं, ये क्या है, ये है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने मिलकर एक LLP स्टार्ट करी। फिर आपने सोचा कि यार LLP में शेयर इशू करने का कॉन्सेप्ट नहीं है और अपने को तो शेयर इशू करने की ज़रूरत है। तो आपने उस LLP को कन्वर्ट कर दिया किसमें, कंपनी में। तो ये क्या है, कन्वर्जन ऑफ अ बिजनेस एंटिटी, कन्वर्जन ऑफ LLP फर्म इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो ये सारे कुछ कन्वर्जन थे। ये क्यों होते हैं, देखो जैसे जैसे बिजनेस आगे बढ़ता है, जैसे जैसे बिजनेस प्रोग्रेस करता है, वैसे वैसे बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स बदलती है, बिजनेस ओनर के रिक्वायरमेंट्स चेंज होती है। तो उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए आप बिजनेस बंद करने की बजाय, कुछ नया स्टार्ट करने की बजाय आप क्या बोलते हैं कि हम हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस एंटिटी जो है, इसी को चेंज करके अपनी न्यू नीड्स जो आ रही है, न्यू रिक्वायरमेंट जो है, उन्हें फुलफिल कर लेते हैं। तो ये क्या है, ये है एक बिजनेस कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटी। तो कुल मिला के लगभग 8 कन्वर्जन, 7 कन्वर्जन हम लोगों को इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेते हैं हुए, चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के कन्वर्जन का, जिसका नाम है कन्वर्जन ऑफ बिजनेस, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट एंड कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। देखो, पहले हम याद कर लें सेक्शन 2 क्लॉज 68 के अंदर क्या बोला है। प्राइवेट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी विच रेस्ट्रिक्ट इट्स राइट्स टू ट्रांसफर इट शेयर्स। दूसरा, रेस्ट्रिक्ट द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, 200 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते, शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और कैन नॉट इनवाइट
इन्विटेशन फ्रॉम पब्लिक टू सब्सक्राइब इट्स एनी ऑफ द सिक्योरिटी। आप जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारी सिक्योरिटी को आप आके सब्सक्राइब करिए, ये सब करना अलाउड नहीं है। किसके अंदर? ये सब अलाउड नहीं है सर, प्राइवेट कंपनी के अंदर। तो अब एक प्राइवेट कंपनी है जो अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है कहाँ? पब्लिक कंपनी के अंदर। तो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाने के फायदे क्या हैं? क्यों एक प्राइवेट कंपनी अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाएगी? तो पहला तो ये कि पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाने के बाद उसके शेयर्स कैसे हो जाएंगे? फ्रीली ट्रांसफरेबल। अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बोली, उसमें क्या बोला था कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते, बट एक बार पब्लिक में कन्वर्ट हो गई तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल हो जाएंगे। पब्लिक कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर और कस्टमर जो है उनका भरोसा थोड़ा सा ज्यादा होता है, वो पब्लिक कंपनी को रिलायबल मानते हैं इंस्टीड ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। ठीक है। तीसरा, पब्लिक कंपनी जो है वो ज्यादा आसानी से मनी रेस कर सकती है मार्केट से इन कंपैरिजन विथ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी मनी रेस कर सकती है, बट प्राइवेट कंपनी के मुकाबले आसानी से ज्यादा इजीली फंड कौन एक्सेस कर सकता है मार्केट से? एक पब्लिक कंपनी। इसके अलावा अगर चाहे तो वो अपने शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है स्टॉक एक्सचेंज पे। सिर्फ एक पब्लिक कंपनी ही अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट करवा सकती है स्टॉक मार्केट के ऊपर। तो ये कुछ फायदे हैं। किस चीज के फायदे हैं सर? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवाने के फायदे हैं। ठीक है। प्रोसीजर क्या है सर? सोच तो लिया कन्वर्ट कराने का, पर अब क्या? देखो, सबसे पहले तो क्या बोला उन्होंने? बोर्ड मीटिंग रख लो। अरे देखो, बिल्कुल आसान है कन्वर्जन की, में तो ज्यादा मेहनत है ही नहीं। एक जैसी प्रोसेस लगभग हर कन्वर्जन में लगेगी। एक बार अच्छे से समझ लो, आगे के 6 कन्वर्जन तो यूं हो जाएंगे फट से। सबसे पहला क्या बोला? होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग। अरे आपको अपनी कंपनी को कन्वर्ट करवाना है ना, सबसे पहले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग के अंदर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई चलो कंपनी को कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो सबसे पहले तो बोर्ड मीटिंग होल्ड करो। उस बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो। बोर्ड रेजोल्यूशन का मतलब क्या? कि हाँ सारे बोर्ड के जो डायरेक्टर्स हैं वो मेजोरिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये एग्री करते हैं कि हाँ हमें हमारी कंपनी को कन्वर्ट करवाना है। तो सबसे पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर लो। कर लिया सर। उसके बाद बोर्ड मीटिंग के अंदर डिसाइड कर लो कि भैया अन्नदाताओं से, मतलब शेयर होल्डर से, कंपनी के मालिक उनसे कब पूछेंगे? अरे भैया तुम तो नौकर हो ना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं कंपनी के? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मालिक होते हैं क्या? नहीं। मालिक कौन होता है? मालिक तो शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर्स ने तुम लोगों को अपॉइंट कर रखा है कंपनी चलाने के लिए, तो तुम लोगों ने ये सोचा है कि कंपनी को कन्वर्ट करा लेते हैं, अच्छी बात है। पर जिन्होंने तुम्हें अपॉइंट किया है, जो मालिक है कंपनी का, उससे तो पूछना पड़ेगा ना। तो बोर्ड मीटिंग के जिस दिन तुम बोर्ड रेजोल्यूशन पास कर रहे हो ना, उस दिन जनरल मीटिंग कब रखनी है, उसका डेट, टाइम और वेन्यू, जगह डिसाइड कर लो कि किस दिन कितनी बजे और कहां पर हम जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे, ताकि शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले पाए कि हाँ भाई कन्वर्ट करवाना है। ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर हैं वो, मतलब डायरेक्टर्स मिलके किसी एक डायरेक्टर को या फिर कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे कि हाँ भाई तुम जनरल मीटिंग का नोटिस इश्यू कर दो ये वाले डेट, टाइम, प्लेस के साथ। ठीक। अगर देखो प्राइवेट कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं सर? प्राइवेट कंपनी के अंदर तो मिनिमम हमने 2 डायरेक्टर की बात पर सुनी है, और पब्लिक कंपनी में कितने होने चाहिए? मिनिमम 3। तो अगर आपकी प्राइवेट कंपनी में अभी सिर्फ 2 ही डायरेक्टर हैं तो मेक श्योर करो कि कम से कम 3 डायरेक्टर हो। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम 3 डायरेक्टर होना कंपलसरी है। ठीक है। इसके अलावा जो नए मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रहेंगे एक पब्लिक कंपनी के, उनको आप अप्रूव कर दीजिए। अप्रूव आप नहीं करेंगे, आप सिर्फ ड्राफ्ट को अप्रूव कर दीजिए। एक्चुअल में अप्रूव कौन करेंगे? जो जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स आएंगे वो करेंगे। सर एक बार फिर से बता दो। देखो हम कर क्या रहे हैं, पहले मैं आपको ये बता दूं। हम कर रहे हैं एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो उसकी पहली प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले तो सर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी का दिमाग है, कंपनी के दिमाग वाले लोग बैठेंगे बोर्ड मीटिंग के अंदर, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ भाई हमारी कंपनी को कन्वर्ट करना है अपने को। फिर वो लोग क्या करेंगे? डेट, टाइम, वेन्यू डिसाइड करेंगे कि जनरल मीटिंग किस दिन रखनी है, और जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करने की अथॉरिटी दे देंगे किसको? कंपनी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर को। ठीक है सर। और साथ ही साथ नए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ड्राफ्ट को अप्रूव कर देंगे। ठीक है सर, पहली स्टेप समझ में आ गई। दूसरी स्टेप तो बहुत ही आसान है सर। दूसरी क्या है? इशू ऑफ नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग। ये जो आपने डिसाइड किया था ना, डेट, टाइम, वेन्यू, डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज किया था मीटिंग के नोटिस देने के लिए, तो अब वो आप नोटिस को इशू कर दो।
नोटिस इशू करोगे किस किस को, सारे मेंबर्स को, मतलब कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं सभी के पास नोटिस जाना चाहिए। कंपनी के जितने भी डायरेक्टर्स हैं उन लोगों के पास भी जनरल मीटिंग का नोटिस जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर उनको तो बोर्ड मीटिंग में बता दिया था आप क्यों बुलाएं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भेदभाव उनके साथ, उनको जनरल मीटिंग में भी बुलाएंगे, ठीक है सर। इसके अलावा कंपनी का जो ऑडिटर होता है उस ऑडिटर को भी आपको आपकी जनरल मीटिंग का नोटिस देना है कि भैया आपको भी हम चावल दे रहे हैं, आपको भी इस दिन जनरल मीटिंग में आना है, ठीक। कितने दिन पहले नोटिस देना है, कम से कम 21 क्लियर डेज का नोटिस देना है, 21 क्लियर डेज का, ठीक है। क्लियर डेज का मतलब हम समझते हैं, क्लियर डेज मतलब जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन को एक्सक्लूड कर दो, जिस दिन मीटिंग होने वाली है उस दिन को एक्सक्लूड कर दो, बीच में कम से कम 21 दिन आपके पास होने चाहिए, ठीक। क्या हुआ, जनरल मीटिंग का नोटिस देना है, किस किस को देना है सर, सारे मेंबर्स को देना है, डायरेक्टर्स को देना है, ऑडिटर्स को देना है। कितने दिन पहले देना है, कम से कम 21 दिन पहले देना है, ओके सर, ठीक है। नोटिस जो दोगे ना खाली कोरा पन्ना मत दे देना, नोटिस के अंदर लिखना कि किस दिन जनरल मीटिंग होगी, कितनी बजे होगी, कहां पे होगी, और तुमको बुला क्यों रहे हैं भैया, जनरल मीटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या गप्पे मारेंगे क्या उस दिन, नहीं गप्पे नहीं मारेंगे, हम एजेंडा बता रहे हैं आपको कि इस काम के लिए हम आपको उस दिन वहां पे बुला रहे हैं, ठीक है सर। देखो वैसे तो कितने दिन का नोटिस देना है, 21 दिन का, पर अगर कंपनी के 95% एटलीस्ट 95% शेयर होल्डर्स मान जाएं तो आप चाहें तो छोटे समय का नोटिस भी दे सकते हैं, 21 दिन से कम का नोटिस भी देना हो तो भी आप दे सकते हैं, पर कब, जब कम से कम 95% एटलीस्ट 95% ऑफ जो शेयर होल्डर्स हैं वो हाँ कर दे कि हाँ शॉर्टर नोटिस से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सर। वापस से सर क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कन्वर्जन का प्रोसीजर, एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, जनरल मीटिंग का डेट टाइम वेन्यू डिसाइड कर लिया सर। सेकंड नंबर पे हमने क्या बोला कि वो जो जनरल मीटिंग का नोटिस है उसको इशू कर दिया, किस किस को दिया, मेंबर को दिया, ऑडिटर को दिया, डायरेक्टर को दिया। कितने दिन पहले दिया सर, 21 दिन पहले दिया, और नोटिस के अंदर ये लिखा है कि जनरल मीटिंग किस दिन होगी, कहां होगी, कब होगी, और पर्पस क्या है जनरल मीटिंग कॉल करने का, ठीक है सर। वैसे तो 21 दिन पहले नोटिस देना है कम से कम, पर अगर 95% शेयर होल्डर्स मान जाएं तो 21 दिन से कम का नोटिस भी दिया जा सकता है, हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। जनरल मीटिंग का नोटिस दे दिया, अब क्या होगा, अरे जब आप लोगों ने इतने सारे लोगों को बुलाया है नोटिस देके तो वो लोग आएंगे और जनरल मीटिंग होल्ड करेंगे, जनरल मीटिंग होल्ड होगी, और जनरल मीटिंग के अंदर आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवाएंगे कि हाँ भाई हमें हमारी प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करवाना है, किसमें, पब्लिक कंपनी के अंदर। साथ ही साथ आप स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके जो नया वाला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसे अप्रूव करेंगे। वापस से सर क्या बोल गए, बहुत सारा बोल गए, वापस बोलता हूं। जनरल मीटिंग करी, आप लोगों ने इतने सारे लोगों को बुलाया था, वो सब लोग आएंगे, जनरल मीटिंग होल्ड होगी, और जनरल मीटिंग के अंदर आप क्या करेंगे, दो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। पहला तो कन्वर्जन का कि हम हमारी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट करवा रहे हैं, दूसरा जो नए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होंगे उन्हें आप अप्रूव करेंगे। सर ये नया मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाने की जरूरत क्या है सर, पुराने वाले से ही काम चला लेते हैं ना सर, ये इतनी मेहनत क्यों करवा रहे हो। अरे भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर क्या होता है सर, 6 क्लॉजेस दिए, 6 क्लॉज में पहला क्लॉज क्या है सर, पहले क्लॉज में लिखा हुआ रहता है नेम क्लॉज, तो नेम क्लॉज में नाम लिखा रहता है ना भैया, कंपनी का नाम सरनेम के साथ। कंपनी का नाम क्या था अभी तक, निखिल शर्मा प्राइवेट लिमिटेड, और अब कंपनी का नाम क्या हो जाएगा, निखिल शर्मा लिमिटेड, प्राइवेट वर्ड हटेगा ना, तो मतलब नाम चेंज हुआ, नाम चेंज हुआ मतलब मेमोरेंडम चेंज हुआ, तो नया मेमोरेंडम तो अप्रूव करना पड़ेगा ना सर। सर ठीक है सर, मेमोरेंडम तो समझ में आया, आर्टिकल क्यों चेंज करवा रहे हो सर, आर्टिकल से तो काम चला लो। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, आर्टिकल के अंदर अभी हमने क्या पढ़ा, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि वो अपने शेयर आसानी से ट्रांसफर नहीं करने देगी, पर पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में तो ऐसा नहीं लिखा होता है, तो ये बात तो पब्लिक कंपनी के आर्टिकल में लिखनी पड़ेगी ना, हटानी पड़ेगी ना, कि रेस्ट्रिक्शन क्लॉज हटा रहे हैं हम, तो नया आर्टिकल भी बनाना पड़ेगा। तो अब समझ में आया क्या कि नया मेमोरेंडम और नया आर्टिकल बनाने की जरूरत क्यों है। हाँ सर आया तो बस फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो और नया मेमोरेंडम और आर्टिकल पास करवा दो, अप्रूव कर दो, ठीक है सर, समझ में आ गया, ओके। वापस से सर एक बार फिर से हम देख रहे हैं कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक कंपनी। सर सबसे पहले हम लोगों ने जनरल मीटिंग, सबसे पहले हमने बोर्ड मीटिंग रखी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, जनरल मीटिंग का नोटिस
का डेट टाइम वेन्यू डिसाइड किया। फिर सेकंड स्टेप में हमने जनरल मीटिंग का नोटिस दे दिया सभी डायरेक्टर को, सभी मेंबर्स को और ऑडिटर को। कितने दिन पहले सर? 21 दिन पहले। थर्ड स्टेप पे हमने क्या किया सर? जिन लोगों को बुलाया था ना वो लोग सही में आ गए, फिर उन्होंने मिलकर जनरल मीटिंग होल्ड करी और जनरल मीटिंग में हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवा लिया कन्वर्जन से रिलेटेड, और हमने साथ ही साथ बोल दिया कि नए मेमोरेंडम और आर्टिकल को भी अप्रूव करते हैं। ठीक है सर। चौथे नंबर पे क्या होगा? अरे तुम ही खुद सब कुछ कर लोगे क्या? वो आरओसी जो बैठी है उसके साथ कुछ नहीं करोगे क्या? उसको नहीं बताओगे क्या कि ऐसा ऐसा कर रहे हैं हम हमारे यहाँ पे? तो चौथी स्टेप क्या है? चौथी स्टेप में बोलते हैं कि हम फाइल करेंगे MGT 14 नंबर का फाइल। सर कौन सा फाइल फॉर्म फाइल करेंगे? MGT 14। MGT का फुल फॉर्म क्या होता है? हम लोगों ने पढ़ा था। MGT मतलब होता है मैनेजमेंट 14। मैनेजमेंट 14 नाम का एक फॉर्म है जो हम आरओसी के साथ फाइल करेंगे। MGT 14 क्या होता है ना, आप ये फॉर्म तब फाइल करते हैं जब आप कोई भी स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं ना, तो आप आरओसी को अपने स्पेशल रिजोल्यूशन के बारे में कैसे बताते हैं? MGT 14 फॉर्म फाइल करके। क्या MGT 14 फॉर्म कन्वर्जन का फॉर्म है क्या सर? नहीं है, नहीं है, नहीं है। फिर से बोल रहा हूं, क्या MGT 14 कन्वर्जन का फॉर्म है क्या सर? नहीं, MGT 14 कन्वर्जन का फॉर्म नहीं है। MGT 14 फॉर्म है स्पेशल रिजोल्यूशन की इंफॉर्मेशन आरओसी को देने के लिए। अभी आप लोगों ने जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था ना, इस स्पेशल रिजोल्यूशन की जानकारी आरओसी को देने के लिए आप MGT 14 फॉर्म फाइल करते हैं। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करी, जनरल मीटिंग का नोटिस दिया, जनरल मीटिंग होल्ड करी, जनरल मीटिंग के अंदर स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, और जब वहां पे जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था तो उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जानकारी आरओसी को देने के लिए MGT 14 फाइल किया। कितने दिनों में करना है सर? जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ ना उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर, उसके अगले 30 दिनों के अंदर अंदर आप आरओसी को बता देना कि हाँ भाई हमने एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और हम तुम्हें MGT 14 फॉर्म फाइल करने के थ्रू बता रहे हैं। ठीक है सर। MGT 14 के अंदर क्या क्या होता है वो सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं आपसे, रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन की MGT 14 क्यों फाइल कर रहे हैं। साथ ही साथ 5 डॉक्यूमेंट्स आपको MGT 14 के अंदर अटैच करने पड़ते हैं। सर कौन कौन से हैं 5 डॉक्यूमेंट? सबसे पहला तो जो आपने जनरल मीटिंग रखी होगी, उस जनरल मीटिंग के लिए पहले तो बोर्ड मीटिंग रखी होगी, तो वहां पे एक बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया होगा, हमने भी किया था हाँ बोर्ड रेजोल्यूशन, तो उस बोर्ड रेजोल्यूशन की एक कॉपी। फिर उसके बाद जनरल मीटिंग होल्ड करी थी ना, तो उसका नोटिस भी दिया होगा, वो जनरल मीटिंग का नोटिस की जो कॉपी है वो दे दो हमको। तीसरा, स्पेशल रिजोल्यूशन जो पास किया था जनरल मीटिंग के अंदर वो दे दो हमको। और फिर आपने जो नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाए होंगे ना ऑल्टर्ड, वो वाले ऑल्टर्ड की कॉपी हम लोगों को लाके दे दो। वापस से सर हम क्या कर रहे हैं? हम फाइल कर रहे हैं MGT 14 मैनेजमेंट 14 नंबर का फॉर्म। किसके पास? आरओसी के पास। क्या ये फॉर्म कन्वर्जन का है? नहीं सर, ये फॉर्म कन्वर्जन का नहीं है। ये फॉर्म जब हम स्पेशल रिजोल्यूशन पास करते हैं ना तो हमें भरना पड़ता है। ठीक है, तो अभी आपने स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया था, नया मेमोरेंडम और नया आर्टिकल अप्रूव किया था। हाँ सर। तो अच्छा इसीलिए भर रहे हो क्या MGT 14? हाँ सर इसीलिए भर रहे हैं। ठीक। कितने दिन में भरना है? 30 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया वहां पे। सर क्या खाली फॉर्म जाएगा या कुछ अटैचमेंट भी जाएंगे? 5 अटैचमेंट जाएंगे ना भैयू। कौन कौन से 5 अटैचमेंट? सबसे पहला बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, जनरल मीटिंग के नोटिस की कॉपी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टर्ड कॉपी और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की ऑल्टर्ड कॉपी। ये 5 डॉक्यूमेंट्स ले जाओ और MGT 14 फाइल कर दो। ठीक है सर। अभी तक हमने क्या किया? बोर्ड मीटिंग करी, जनरल मीटिंग का नोटिस दिया, जनरल मीटिंग होल्ड करी, MGT 14 फाइल किया। सर अभी तक कन्वर्जन से रिलेटेड कोई फॉर्म फाइल नहीं किया, आप कर देते हैं। कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म है INC 27। INC का मतलब क्या होता है सर? INC का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। फॉर्म कौन सा है? फॉर्म का नाम है INC, दैट इज इनकॉर्पोरेशन 27 नंबर का फॉर्म फाइल है। ये फॉर्म कब फाइल होता है? ये फॉर्म 2 केसेस में फाइल होता है। क्या ये कन्वर्जन का फॉर्म है क्या सर? हाँ ये कन्वर्जन का फॉर्म है। ये 2 टाइप के कन्वर्जन में फाइल होता है। कौन कौन से? पहला प्राइवेट टू पब्लिक या पब्लिक टू प्राइवेट। ये 2 तरह के कन्वर्जन अगर होंगे तो ऐसे केस में कौन सा फॉर्म फाइल होगा? इसका मतलब यहां पे फॉर्म फाइल होगा फॉर्म नंबर 27। तो सर इसका मतलब जो अभी नेक्स्ट वाला कन्वर्जन हम देखेंगे पब्लिक टू प्राइवेट, उसमें भी यही वाला फॉर्म फाइल होगा क्या? बिल्कुल सही समझे हो, उसके अंदर भी यही वाला फॉर्म फाइल होगा INC 27। बिल्कुल क्लियर, तुमको तो बिल्कुल सब कुछ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर। वापस से हमने सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करी, जनरल मीटिंग का नोटिस दिया, जनरल मीटिंग करी, MGT 14 फॉर्म फाइल किया,
अब कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म फाइल कर रहे हैं जिसका नाम क्या है INC 27। सर INC 27 फॉर्म फाइल कर किस चीज के लिए करते हैं, कन्वर्जन के लिए। तो हमने INC 27 नाम का जो फॉर्म है वो भी हमने कहा सबमिट कर दिया, आरओसी के पास। बस जैसे ही आप वो फॉर्म सबमिट करोगे, आरओसी आपके INC 27 फॉर्म को चेक करेगी, आपने सब कुछ सही डाला होगा तो आपको न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी, जिसके अंदर आपका नाम में क्या लिखा आ रहा होगा, लिमिटेड आ रहा होगा, प्राइवेट नाम का जो वर्ड है वो आपका हट चुका होगा। अगर एप्लीकेशन आपकी सही होगी तो, फॉर्म सही होगा तो, या फिर वो आपसे कुछ एडिशनल डिटेल्स मांग लेंगे कि ये डिटेल हमको और दे दो, तो वो वाली डिटेल और दे देना, और इस तरीके से आपका काम बन जाएगा। ओके, बस इतना सा था और एक कन्वर्जन हो गया। बोलो इसमें क्या लगा यार तुम्हारा, यार कुछ भी नहीं, 2 मिनट में हमारा ये काम हो गया और बिल्कुल ऐसा कैसा लिख के आ गए तो पूरे 3 नंबर आ जाएंगे हमारे बैग में। कोई समस्या वाली बात है क्या? नहीं, कोई समस्या वाली बात नहीं है। पर ये देखो, जब कन्वर्जन करो ना आप एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में, तो कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रख लेना। जैसे कि आपके पास मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 3। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए, 7। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए। नए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के नेम क्लॉज को चेंज कर देना, आर्टिकल में से रेस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस हटा देना, ठीक है। साथ ही साथ ये कन्वर्जन आपको देखो आरओसी तभी अलाउ करेगी जब आपने कोई मक्कारी नहीं करी हो। मक्कारी मतलब क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइलिंग में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, एनुअल रिटर्न फाइल करने के में कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। कोई आपको डिबेंचर डिपॉजिट का रीपेमेंट का टाइम आ चुका था तो वो रीपेमेंट फेल मत करना, ध्यान रखना, उसका पेमेंट आपने करा होगा तभी आपको गवर्नमेंट ही अलाउ करेगी। छोटी मोटी बातें हैं ये, पर हाँ ये कुछ कंडीशंस हैं जिनका आपको ध्यान रखना है जब आपको आपकी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक में कन्वर्ट करना हो तो। ठीक है सर, आ गया? ये तो बहुत आसान था, बिल्कुल बहुत आसान था, यही तो मैं भी आपको बोल रहा हूँ कि इसमें तो कोई समस्या है ही नहीं। तो ये हम लोगों ने पहला कन्वर्जन देखा जिसका नाम क्या था, कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू पब्लिक। अब कौन सा देखेंगे? अब हम देखेंगे सेकंड नंबर का, दैट इज कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनी इनटू अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट कन्वर्जन है एक पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना है। सर पब्लिक कंपनी मतलब ऐसी कंपनी सर जिसमें मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती है, शेयर्स आसानी से ट्रांसफर हो जाते हैं सर, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब ऐसी कंपनी कहाँ आ रही है? ऐसी कंपनी कन्वर्ट हो रही है प्राइवेट में। सर प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर बिल्कुल सेम। सबसे पहले जो बोर्ड मीटिंग्स हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि हाँ हमारी कंपनी को क्या करना है, प्राइवेट कंपनी में चेंज करना है। बिल्कुल सेम, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डेट टाइम वेन्यू डिसाइड करो, जनरल मीटिंग किस दिन करेंगे, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करो कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर दे, नए वाले ड्राफ्ट मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को तैयार कर लो और मेक श्योर करो कि आपकी कंपनी में मेंबर कितने हो, मैक्सिमम 200। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनी में कितने लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। ठीक है सर, पहली स्टेप तो बिल्कुल आसान। आसान क्यों लगी? क्योंकि पहले हमने अच्छे से पढ़ी थी। क्या है पहली स्टेप? बोर्ड मीटिंग होल्ड करके बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना। सेकंड, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करना। बिल्कुल सेम, इसमें तो एक रत्ती भर का अंतर नहीं है। जनरल मीटिंग का नोटिस देना है मेंबर्स को, सर मेंबर्स को नोटिस दे दिया, डायरेक्टर्स को दे दिया, ऑडिटर को दे दिया, 21 दिन पहले दे दिया, नोटिस के अंदर डेट टाइम वेन्यू एजेंडा लिख दिया। अगर 95% शेयर होल्डर्स मान जाएंगे तो शॉर्टर नोटिस दे सकते हैं। बिल्कुल सेम, क्या कोई भी चेंज है? बिल्कुल 100% सेम। ठीक है सर। थर्ड थर्ड स्टेप क्या है? जनरल मीटिंग होल्ड कर ली। जनरल मीटिंग होल्ड, अब जितने लोगों को बुलाओगे तो वो लोग आ जाएंगे ना, आ गए। जनरल मीटिंग होल्ड करी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया, हम नए मेमोरेंडम और आर्टिकल को अप्रूव किया और कन्वर्जन के लिए भी हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया। ठीक है सर। चौथे पे क्या किया? चौथे पे MGT 14। सर MGT 14 वापस आ गया। अरे हाँ भाई, तुमने यहाँ पे भी तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है ना, तो जहां स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वहां कौन सा फॉर्म फाइल होगा? वहां फॉर्म फाइल होगा MGT 14। तो यहाँ कौन सा फॉर्म आ जाएगा? MGT 14। MGT 14 कितने दिनों में फाइल करना है सर? 30 डेज के अंदर अंदर। सर कितने अटैचमेंट के साथ? वही 5 अटैचमेंट, बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, जनरल मीटिंग के नोटिस की कॉपी, नया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या कोई चेंज था? नहीं सर, बिल्कुल सेम था। ये तो क्या बात कर दी आपने, बिल्कुल सेम था ना, तो बस यहां तक की बातें तो सब बिल्कुल सेम थी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, नोटिस दिया जनरल मीटिंग का, जनरल मीटिंग होल्ड करी और MGT 14 फाइल कर दिया। सर अब क्या करें? अब INC 27 फाइल कर दे क्या सर, जो पहले किया था? अरे भैया बिल्कुल सेम थोड़ी है, थोड़ा सा तो अंतर आएगा ना। रुको जरा, अब क्या अंतर है? सबसे पहले इन्होंने क्या बोला कि यार देखो यहाँ पे है ना पब्लिक इन्वॉल्व है, पब्लिक को प्राइवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे लोग ज्यादा थे, ज्यादा लोग से कम आ रहे हैं, ज्यादा कंप्लायंसेस लगते हैं कि इसमें एक पब्लिक कंपनी के अंदर। अब आप कंप्लायंसेस क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं। तो जब बड़े कंप्लायंसेस से छोटे कंप्लायंस पे आ रहे हैं, पब्लिक एट लार्ज जहाँ पे
डिस्टर्ब हो रही है ना, वहां पे इन्होंने क्या बोला कि यार एक काम करो, पहले आप एक नोटिस फाइल जनरल में आप है ना एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दो न्यूज़पेपर के अंदर। क्यों? ताकि जो जनरल पब्लिक है ना उसे पता चल जाए, कंपनी के जो क्रेडिटर्स हैं उन्हें पता चल जाए कि अब पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है, एम्प्लॉइज को पता चल जाए कि एक हमारी जो कंपनी है वो अभी तक पब्लिक कंपनी थी और अब कैसी हो रही है, प्राइवेट हो रही है। मेन तो क्या है ना, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो रही है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला कि एक न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दो। न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट भी कम से कम 21 दिन पहले पब्लिश कर देना आप। दो न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डालना है, पहला तो इंग्लिश में और दूसरा वर्नेक्युलर लैंग्वेज। वर्नेक्युलर का मतलब होता है लोकल लैंग्वेज, जिस एरिया में आपकी कंपनी है ना वहां पे कौन सी लोकल लैंग्वेज है, उस लोकल लैंग्वेज में। जैसे मान लीजिए आप महाराष्ट्र में है तो वहां पे मराठी लोकल लैंग्वेज है क्या, तो वहां पे एक न्यूज़पेपर का एडवर्टीजमेंट तो इंग्लिश में और दूसरा मराठी में। ठीक है सर, क्लियर है। INC 25A के अंदर फॉर्मेट दिया है कि क्या फॉर्मेट होगा न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट का। ये फॉर्म का नंबर याद नहीं भी होगा तो भी हमारा काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इससे है क्या, नहीं, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, तो क्या बोला, सबसे पहले तो MGT 14 तक तो बात बराबर थी, सेम थी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हमने बोला कि फॉर्म नंबर 25A के अंदर जो फॉर्मेट दिया है उस फॉर्मेट में आप जाके एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दो। कहाँ पे? न्यूज़पेपर के अंदर। सर कर दिया, एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया। एडवर्टीजमेंट पब्लिश कर दिया ना, तो अब एक बार रीजनल डायरेक्टर को जाके बता दो कि हम हमारी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके लिए एक फॉर्म है जिसका नाम है RD1। RD का मतलब क्या होता है? रीजनल डायरेक्टर 1। रीजनल डायरेक्टर 1 नाम का एक फॉर्म है, वो फॉर्म फाइल कर दो, जिसमें एक्चुअली क्या है ना, आपको रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी है पहले कि हाँ वो अलाउ कर देगा कि आप आपकी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो, उसके बाद ही आप पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसने क्या बोला है कि आप रीजनल डायरेक्टर से एक परमिशन ले लो। जब वो परमिशन दे देगा, कितने दिन में दे देगा सर? वो 30 डेज के अंदर अंदर परमिशन दे देगा हमें, या तो फिर वो ऑब्जेक्शन राइज कर देगा कि यार ये हमको हमारे इस फॉर्म में ये कमी लग रही है कि ये फलाना ढिमकाना कम लग रहा है, तो वो जो इन्फॉर्मेशन मांगे वो इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर कर देना। वापस से बोलता हूँ सर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। अरे कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं हुआ है, आराम से दिमाग खोलो और सुनो ठंडे दिमाग से। सबसे पहले बोर्ड मीटिंग करी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया, जनरल मीटिंग होल्ड करी, MGT 14 फाइल किया सर। वहां तक तो सर कोई दिक्कत नहीं थी, ये चार तो क्लियर है। इसके बाद मैंने बोला थोड़ी सी नई प्रोसीजर है, नया आया तो तुम डर गए। देखो क्या है नया, क्या है नया, कोई खास नहीं है। एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया न्यूज़पेपर में, हाँ सर कर दिया। उसके बाद मैंने क्या बोला कि रीजनल डायरेक्टर के पास जाओ और परमिशन ले लो कि कन्वर्जन करना चाहते हो, तो उसके लिए एक फॉर्म बता दिया RD1। ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है ना कि 30 दिनों के अंदर अंदर आपको रीजनल डायरेक्टर परमिशन दे देगा कि हाँ हम आपकी कंपनी कन्वर्ट करा लो, या फिर वो टांग अड़ा देगा, वो ऑब्जेक्शन बोल देगा कि नहीं नहीं नहीं, ये फॉर्म में ये कमी पड़ रही है हमको, ये बात तो क्लैरिफाई कर दो हमको। तो वो जो चीज बोले वो ऑब्जेक्शन को आप रीसबमिट कर देना फॉर्म में, बस फिर तो वो अप्रूव कर ही देगा। मान लेते हैं कि फॉर्म आपका क्या हो गया, अप्रूव। जब फॉर्म अप्रूव हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक INC 28 नाम का फॉर्म फाइल करेंगे। सर ये शायद पे गलत लिखा है आपने, 27 फाइल होगा सर। अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि कन्वर्जन के लिए 27। अरे आगे क्यों बढ़ रहे हो? क्या मैंने बोला कि INC 28 फॉर्म कन्वर्जन का है? क्या मैंने अभी तक ऐसा बोला क्या? नहीं, INC 28 कन्वर्जन का फॉर्म नहीं है। जब भी आप कभी भी रीजनल डायरेक्टर से कोई परमिशन लेते हैं ना, तो वो परमिशन की इंफॉर्मेशन ROC को देने के लिए एक फॉर्म फाइल होता है जिसका नाम होता है INC 28। अरे सर क्या बोल गए, वापस बोलता हूं। अभी आपने रीजनल डायरेक्टर से परमिशन ली थी ना RD1 फॉर्म फाइल करके कि हमारी कंपनी को कन्वर्ट करना चाहते हैं, जब उसने हाँ बोल दिया है तो वो बात ROC को सपने में आएगी क्या? नहीं, सपने में तो नहीं आएगी, उसको तो बताना पड़ेगा। तो आप किस फॉर्म से बताएंगे? आप बताएंगे INC 28 नाम के फॉर्म से। फॉर्म नंबर INC 28 इज फाइल्ड टू इन्फॉर्म ROC अबाउट अप्रूवल ऑफ ऑर्डर फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। जब भी कभी भी आप रीजनल डायरेक्टर से कुछ बात पूछने जाते हैं और उसके बारे में वो हाँ कर देता है, तो उसकी इंफॉर्मेशन ROC को देने के लिए, ये बात समझ लो ROC और रीजनल डायरेक्टर दोनों अलग अलग लोग हैं। तो आपने रीजनल डायरेक्टर को आप यूं मान लीजिए कि रीजनल डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो जब भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ भी पूछते हैं उसकी जानकारी ये छोटे भैया ROC को देने के लिए आप क्या करते हैं, फॉर्म नंबर INC 28 फाइल करते हैं। तो आपने INC 28 फॉर्म फाइल कर दिया 15 दिनों के अंदर अंदर, जिस दिन आपको रीजनल डायरेक्टर ने हाँ बोली थी वहां से। बस आपने ये हाँ कर दी, जैसे ही उसको बता दिया उसके बाद आप INC 27 फाइल कर दो। INC 27 तो सर
वही फॉर्म है ना कन्वर्जन का, बिल्कुल बराबर बात है। कन्वर्जन का फॉर्म है INC 27, आप वो फाइल कर दो, सब कुछ सही होगा तो आपको ROC न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कोई समस्या वाली बात आई क्या? नहीं सर, कोई समस्या तो नहीं आई, आनी भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। वापस से आप लोगों को एक बार याद दिला दूं, हम कर रहे हैं कन्वर्जन ऑफ बिजनेस एंटिटीज, चैप्टर नंबर 6 रिवाइज। उसके अंदर हम देख रहे हैं कि एक कंपनी को अपने आप को कन्वर्ट कराना है किसी दूसरे टाइप की कंपनी में, तो वो कैसे करवा सकती है। सेकंड नंबर का कन्वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि एक पब्लिक कंपनी अपने आप को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहती है तो कैसे करवा सकती है। तो देखो इसके अंदर कितनी स्टेप्स पढ़ी हमने? सर स्टेप्स तो हमने इसके अंदर पढ़ी 10, पर 10 में से 4 तो सेम थी सर। कौन कौन सी? बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया बोर्ड मीटिंग के अंदर, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया हमने सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे हमने जनरल मीटिंग होल्ड कर ली, और फोर्थ नंबर पे हमने जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था जनरल मीटिंग में, उसकी इंफॉर्मेशन ROC को देने के लिए MGT 14 फाइल किया। 4 स्टेप बराबर, कोई दिक्कत नहीं। 5वीं स्टेप में हमने क्या बोला कि देखो यार यहाँ पे क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्व है ना, तो कुछ 2-3 स्टेप भी हम बढ़ा देते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर दो, कहाँ पे? न्यूज़पेपर के अंदर, 2 लैंग्वेज में, इंग्लिश और वर्नेक्युलर मतलब लोकल लैंग्वेज में। सर कोई दिक्कत नहीं है, ये स्टेप भी समझ में आ गई, 5 स्टेप हुई। 6ठी स्टेप में मैंने बोला कि यार रीजनल डायरेक्टर मतलब एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछ लो कि हम हमारी पब्लिक कंपनी को प्राइवेट में कन्वर्ट कराना चाह रहे हैं, तो एक बार जाके गवर्नमेंट से पूछ लो। सर पूछ लेते हैं, कैसे पूछना है? गए आपने RD1 फॉर्म फाइल कर दिया, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप ही क्या है कि वो 30 दिनों के अंदर अंदर आपको अप्रूवल की इंफॉर्मेशन दे देगी या फिर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। मान लेते हैं कि उसने अपनी एप्लीकेशन अप्रूव कर दी। जब उसने अप्रूव कर दी तो भाई आपने RD1 से अप्रूवल लेने गए थे आप रीजनल डायरेक्टर से, उसकी जानकारी ROC को देने के लिए आप एक फॉर्म फाइल कर दो जिसका नाम क्या है? INC 28। बस INC 28 फाइल करने के बाद वापस से सेम प्रोसेस, कौन सी? INC 27 कन्वर्जन के लिए फॉर्म भरेंगे। आपकी सब बातें सही होगी तो 10th नंबर पे आपको ROC क्या करेगी? न्यू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगी। बस इतना आसान है। तो ये हमने क्या किया? ये हमने 2 कन्वर्जन अभी तक देख लिए। कौन कौन से? पहला प्राइवेट टू पब्लिक, सेकंड पब्लिक टू प्राइवेट। अब कौन सा देखेंगे? अब हम नेक्स्ट देखेंगे कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर टाइप। एक सेक्शन 8 नाम की कंपनी होती है, उसको अगर किसी दूसरे टाइप की कंपनी में कन्वर्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। थर्ड टाइप का जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी मतलब कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जिसका ऑब्जेक्ट था प्रमोशन ऑफ आर्ट, कॉमर्स, साइंस, एजुकेशन। ऐसी मतलब कोई नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी थी जो अब अपने आप को कैसे में कन्वर्ट करवाना चाहती है? अब अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है नॉर्मल टाइप की कंपनी में। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ ऐसा पॉसिबल है। सिर्फ एक ही एक्सेप्शन इसमें याद रखना है, क्या? कि सेक्शन 8 कंपनी OPC में कन्वर्ट कभी भी नहीं हो सकती है। सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू एन OPC, बस OPC में कन्वर्ट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। यही सेम रिवर्स भी होगा, OPC भी कभी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होती है, इस एक्सेप्शन को याद रखना है। बाकी क्या हाँ सेक्शन 8 कंपनी दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी? तो आंसर इज यस कि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। ठीक, तो क्या प्रोसीजर है? प्रोसीजर भी लगभग लगभग सेम ही है। बोर्ड मीटिंग होल्ड करेंगे, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करा, जनरल मीटिंग का स्पेशल जनरल मीटिंग का डेट टाइम वेन्यू डिसाइड किया, नया मेमोरेंडम और आर्टिकल एसोसिएशन का जो ड्राफ्ट था उसको तैयार किया, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया। नोटिस किसको दिया? मेंबर को दिया, डायरेक्टर को दिया, ऑडिटर को दिया। बस ध्यान एक ही चीज का रखना है कि यहां पे जो नोटिस देंगे वो नोटिस में 14 डेज का नोटिस भी आप देंगे तो भी चल जाएगा। यूं कितना था? 21 क्लियर डेज का नोटिस रिक्वायर्ड था। यहां इन्होंने क्या बोला है कि 14 डेज का नोटिस भी दे दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक, नोटिस के अंदर डेट टाइम वेन्यू इंक्लूड करना है, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्टर नोटिस पीरियड जो है वो अलाउड नहीं है, कृपया करके ध्यान रखें। हमने क्या देखा था नॉर्मल केसेस में? 21 डेज का नोटिस देना है और अगर 95% शेयर होल्डर एग्री कर जाए तो आप शॉर्टर नोटिस भी दे सकते हैं। पर यहां हमने क्या बोला कि 14 डेज का नोटिस दे दो, 21 का मत दो, 14 दिन का ही दे दो, पर शॉर्टर नोटिस पीरियड हम अलाउड नहीं करते हैं यहां पे। ठीक है, चौथे में जनरल मीटिंग होल्ड करी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा और नए वाले मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ड्राफ्ट अप्रूव किए। स्टेप सेम है क्या? हाँ सारी स्टेप सेम है। फिर MGT 14 फाइल किया। MGT 14 क्यों फाइल करते हैं? स्पेशल रेजोल्यूशन को ROC के साथ फाइल करने के लिए। आप स्पेशल रेजोल्यूशन जब भी आपने पास किया है उस स्पेशल रेजोल्यूशन की जानकारी ROC को देने के लिए आप MGT 14 फाइल करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर। यहाँ भी MGT 14 फाइल किया, 5 अटैचमेंट्स इंक्लूड किए जो हर बार पढ़ते हैं वही। तो क्या अभी तक कुछ नया आया?
हाँ, नया सिर्फ एक ही चीज आई कि नोटिस 14 डेज का देना है और उसमें शॉर्टर नोटिस पीरियड अलाउड नहीं है। ठीक। फिफ्थ आया पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट। वापस से सर अभी पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टीजमेंट अभी भी आया था, पब्लिक कंपनी को आपने कन्वर्ट किया था किसमें, प्राइवेट में। अभी यहां क्या कर रहे हैं, सेक्शन 8 कंपनी को किसमें कर रहे हैं, ओपीसी में। एक बात आप लोगों को याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने पढ़ी थी, सेक्शन 8 कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी ही होती है, उसमें मिनिमम 200 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम लोगों ने पढ़ा था, और एक पब्लिक कंपनी होती है। तो जो सेक्शन 8 कंपनी होती है वो भी एक पब्लिक कंपनी होती है। तो एक तरीके से हम पब्लिक को ही प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नोटिस तो देना पड़ेगा। तो हाँ, यहाँ क्या लिखा है, फिर एक नोटिस आपको पब्लिश करना है एमजीटी 14 के बाद, एक लोकल लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। और फॉर्म कौन सा होगा, INC 28। वहां कौन सा फॉर्म था, INC 25A। क्या फॉर्म का नंबर इतना रेलेवेंट है, नहीं, नंबर इतना रेलेवेंट नहीं है, याद नहीं भी करेंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा क्या, हाँ हमारा काम इससे भी चल जाएगा। तो हमने नोटिस एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया, हमने पब्लिश किया एडवर्टाइजमेंट न्यूज़पेपर के अंदर, फॉर्म नंबर INC 19 में, एक इंग्लिश लैंग्वेज में और एक लोकल लैंग्वेज के अंदर। ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ली सर, जैसे उसमें ली थी वैसे ही। वहां पे फॉर्म कौन सा फाइल किया था, वहां पे हमने RD1 फॉर्म फाइल किया था। यहाँ पे फॉर्म का नंबर बदल के क्या हो गया है, बस INC 18। फॉर्म नंबर INC 18 के थ्रू आपने रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल ली, फिर रीजनल डायरेक्टर आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा 30 डेज में, या फिर ऑब्जेक्शन दे देगा और बोलेगा कि वापस से रीसबमिट करो, तो वापस से रीसबमिट कर देना। जब सब सही कर दोगे तो वो आपकी एप्लीकेशन को क्या करेगा, अप्रूव। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म भरेंगे जिसका नाम क्या है, INC 28। अभी तक हम कन्वर्जन का कौन सा फॉर्म भर रहे थे, INC 27। वो कब था, जब पब्लिक को प्राइवेट में कन्वर्ट करना हो या प्राइवेट को पब्लिक में। पर अब कन्वर्जन कौन सा है, सेक्शन 8 कंपनी को किसी दूसरे में आपको अदर टाइप में कन्वर्ट करना है। तो यहां कौन सा फॉर्म है कन्वर्जन का, INC 28। तो बस फिर उसके बाद आप एक INC 28 फॉर्म फाइल कर दो, सब कुछ सही होगा तो ROC जो है वो आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो ग्रांट कर देगी। ठीक। तो हमने थर्ड टाइप का कन्वर्जन देखा, कौन सा, सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट करना है किसी अदर टाइप ऑफ कंपनी में। क्या कन्वर्जन अलाउड है, तो आंसर इज यस, कन्वर्जन अलाउड है। एक कन्वर्जन अलाउड नहीं है, सिर्फ सेक्शन 8 को OPC में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है सर, बाकी प्रोसीजर एब्सोल्युटली सेम है एज पब्लिक टू प्राइवेट। होल्डिंग अ बोर्ड मीटिंग, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया, जनरल मीटिंग होल्ड की, MGT 14 फाइल किया, एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया, रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल ली, उसने अप्रूव किया, फिर आपने कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म भरा जिसका नाम क्या था, INC 28, और उसके बाद ROC ने आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर दिया। कुछ बातों का ध्यान रखना, NOC ऑब्टेन कर लेना। अगर आपको कोई स्पेशल स्टेटस मिला था सेक्शन 8 कंपनी का तो वो स्पेशल स्टेटस चला जाएगा। एक बार गवर्नमेंट से पहले नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लेना उस चीज के लिए। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न जो है वो अप टू डेट फाइलिंग होनी चाहिए उसमें। और एक बात को आप कंफर्म करिए कि आपने कभी भी डिविडेंड नहीं दिया था, अपनी कोई प्रॉपर्टी को या इनकम को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था। सर ऐसा क्यों मांग रहे हैं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। अगर आपने आज से पहले कभी सेक्शन 8 कंपनी होते हुए भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट इनकेस अगर कर दिया है तो हम आपका कन्वर्जन तो पक्की बात है कि अलाउड नहीं करेंगे। ठीक, एक बार कन्वर्ट हो गए उसके बाद क्या, पोस्ट कन्वर्जन की रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार आप कन्वर्ट हो गए उसके बाद आपको वो फायदे मिलना बंद हो जाएंगे जो एक सेक्शन 8 कंपनी को मिलते थे। अभी तक आप सेक्शन 8 कंपनी थे, गवर्नमेंट आपको बहुत तरीके के फायदे देती थी, अब वो फायदे नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अब आप कन्वर्ट हो गए सेक्शन 8 से नॉर्मल टाइप की कंपनी में। ठीक है, जो डिफरेंस है मार्केट प्राइस और परचेस प्राइस के बीच में वो आपको रीपे करना पड़ेगा। सर ये समझ में नहीं आया। अरे मान लीजिए आप एक सेक्शन 8 कंपनी थे, आपने एक लैंड खरीदी थी 2 करोड़ रुपए की, पर क्योंकि आप नॉन प्रॉफिट कंपनी थे तो आपको वो चीज जो है सस्ते में मिल गई थी, आपको किसी ने 1 करोड़ में दे दी थी, 1 करोड़ का फायदा था, तो वो 1 करोड़ का जो फायदा हुआ था ना, वो फायदा अब आपको गवर्नमेंट को वापस देना पड़ेगा। तो वो जो कंसेशनल रेट पे मिली थी और जो डिफरेंस आपको मिला था ना, वो डिफरेंस आपको वापस से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है सर। फिर पोस्ट कन्वर्जन आपको जो भी अगर आपके पास कोई फंड बचे हैं तो वो फंड आप IEPF इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर कर दीजिए। सर ऐसा क्यों करवा रहे हैं? ऐसा इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आप डिविडेंड तो बांट नहीं सकते। अगर कुछ पैसे बच गए हैं तो उस पैसे का क्या करोगे आप? वो पैसे आप गवर्नमेंट को दे दोगे ताकि गवर्नमेंट वो पैसे किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी को दे दे जो सिमिलर ऑब्जेक्टिव के अंदर होगी उसको। ठीक, क्लियर।
हमने थर्ड टाइप का कन्वर्जन देख लिया। नेक्स्ट कन्वर्जन कौन सा है? अब आप एक कंपनी को एलएलपी में ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर इन द सेंस कन्वर्ट करा रहे हैं। वापस से बोलता हूं, क्या बोल रहा हूं? एक कंपनी है, जो कंपनी एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, तो अब कन्वर्जन हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स, अगर टॉपिक दिया है इसका मतलब क्या है? कन्वर्जन भी अलाउड है। पर पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है। क्या? जितने भी मेंबर्स थे ना कंपनी के, वो सभी मेंबर एलएलपी के पार्टनर बनने चाहिए। और ये बात में उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है मस्ट, इसका मतलब कंपलसरी है। जितने भी मेंबर थे उन सभी मेंबर को एलएलपी में कन्वर्ट एज अ पार्टनर बनना मैंडेटरी है कन्वर्जन के टाइम पे। अगर एक कंपनी थी जिसमें 20 शेयर होल्डर्स थे, तो वो सभी 20 शेयर होल्डर एलएलपी के पार्टनर बनने चाहिए। डेजिग्नेटेड पार्टनर बने या ना बने उससे हमें दिक्कत नहीं है, पर पार्टनर बनना क्या है? मैंडेटरी है। ठीक। स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस जैसे कि फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न, ये सब आपके फाइलिंग कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात तो हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि अगर आप कंप्लायंसेस में कंप्लीट नहीं है तो आपको कन्वर्जन अलाउड नहीं होगा। वही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में आप रेगुलर नहीं है तो कन्वर्जन अलाउड नहीं है। और साथ ही साथ इन्होंने एक और बात क्या लिख दी कि क्रेडिटर की कंसेंट रिक्वायर्ड है। सर ये नई बात है, अभी तक क्रेडिटर की कंसेंट की बात कही नहीं थी। हाँ, क्योंकि अभी तक एक्ट चेंज नहीं हो रहा था। देखो, पहले मान लीजिए आप एक पब्लिक कंपनी थे, आप प्राइवेट हुए, प्राइवेट से पब्लिक हुए या ओपीसी में कन्वर्ट हुए, ओपीसी का कन्वर्जन अभी हम पढ़ेंगे। आपका एक्ट चेंज नहीं हो रहा है, आप कंपनीज एक्ट के थ्रू ही गवर्न हो रहे हैं, तो क्रेडिटर के राइट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पर अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप कंपनीज एक्ट 2013 से एलएलपी एक्ट 2008 की तरफ जा रहे हैं, तो क्रेडिटर्स के राइट हो सकता है चेंज हुए हो। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या बोला है कि क्रेडिटर की कंसेंट जरूरी है अगर आप अपनी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करवा रहे हैं तो। ठीक। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर फिर से वैसे ही चालू हो रही है। बोर्ड मीटिंग होल्ड करी, बोर्ड मीटिंग में सब कुछ वही करेंगे, डेट, टाइम, वेन्यू डिसाइड करेंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस, जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, उसका जो नोटिस है उसका डेट, टाइम, वेन्यू डिसाइड करेंगे। डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर दे। ठीक। अगर किसी इंडिविजुअल के पास डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं है और आप उसे डेजिग्नेटेड पार्टनर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए डीपीआईएन की एप्लीकेशन कर देना। ज़्यादा रेलेवेंट पॉइंट नहीं है, पर ठीक। सेकंड, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर देना। नोटिस 21 दिन पहले देना, सभी मेंबर्स, डायरेक्टर, ऑडिटर को देना। नोटिस के अंदर लिखा होना चाहिए डेट, टाइम, वेन्यू और एजेंडा की मीटिंग क्यों कर रहे हैं। 95% शेयर होल्डर्स बोले तो आप छोटा नोटिस भी दे सकते हैं। सेम बात बिल्कुल जो हमने पहले पढ़ी थी वही वाली। ठीक। फिर क्या? देखो, यहां तक की बात तो सारी सही थी। इन्होंने एक थर्ड पॉइंट नहीं लिखा है, आप लिख सकते हैं कि फिर जनरल मीटिंग होगी और जनरल मीटिंग में आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे कि हाँ, हमने हमारी कंपनी को एलएलपी में ट्रांसफर करना है। इसमें कोई दोहराई नहीं है। ठीक। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद आप एक एप्लीकेशन करेंगे नेम अवेलेबिलिटी के लिए एलएलपी पोर्टल पे। अभी तक आपकी कंपनी थी, अब आप एलएलपी में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप एक रन एलएलपी, रिजर्व यूनिक नेम एलएलपी नाम का एक फॉर्म होता है, वो आप आरओसी के पास फाइल करेंगे और उसमें आप क्या बोलेंगे कि हम ये वाले नाम से हमारी नई एलएलपी चालू करना चाहते हैं। आप चेक करेंगे और कि हमारे पास वो नाम अवेलेबल है या नहीं है। साथ साथ आप एक बोर्ड रिजोल्यूशन लगाएंगे जो आपने यहाँ पे पास किया था कि हम हमारी एलएलपी को क्या कर रहे हैं? कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? एलएलपी के अंदर। ठीक। उसके बाद आप फिर एक इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड फॉर्म होता है जिसका नाम क्या है? FILLIP। क्या ये कन्वर्जन का फॉर्म है? नहीं। अब आप कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, आप कंपनी को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं, कंपनी वहां पे बंद हो जाएगी आपकी यहाँ पे, और आप कंपनी के बाद आप क्या कर रहे हैं? एक LLP इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, तो आप FILLIP फॉर्म भरेंगे जिसमें आप कन्वर्जन की डिटेल डालेंगे। फिर आप एक फॉर्म 18 फाइल करेंगे कन्वर्जन के लिए, जिससे कंपनी जो है वो LLP में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर एक फॉर्म 3 के अंदर LLP का एग्रीमेंट फाइल करेंगे। LLP कैसे गवर्न होती है? LLP एग्रीमेंट से। अभी तक कंपनी का क्या था? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। क्या वो अब बचे? नहीं। मेमोरेंडम और आर्टिकल का रोल अब खत्म हो गया है। अब एलएलपी कैसे गवर्न होगी? LLP एग्रीमेंट के थ्रू। तो वो बताना तो पड़ेगा ना, वो फाइल करना पड़ेगा। फाइल कब करेंगे? फॉर्म नंबर 3 के अंदर हम LLP एग्रीमेंट फाइल करेंगे। सब कुछ सही होगा तो रजिस्ट्रार आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज एन LLP नया वाला दे देगा। समझ में आया क्या बात? ज्यादा समझ में आई या नहीं आई? एक बार फिर से रिपीट करते हैं फटाफट से। कन्वर्जन किस चीज का है? कन्वर्जन है कि कंपनी को कन्वर्ट करना है किस चीज के अंदर?
LLP लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में कन्वर्ट करना है। एक्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सबसे पहले अभी तो आप कंपनी है, तो कंपनी है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस का टाइम वाइम डिसाइड करेंगे, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया, जनरल मीटिंग होल्ड की, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लिया, फिर क्या किया, फिर FILLIP फॉर्म भरा ताकि LLP इनकॉर्पोरेट कर पाए, फॉर्म नंबर 18 फाइल किया ताकि जो एग्जिस्टिंग कंपनी है उसको LLP में कन्वर्ट करवा ले, कन्वर्जन का फॉर्म हो गया। जब कन्वर्ट हो गई उसके 30 दिनों के अंदर अंदर फॉर्म नंबर 3 में LLP एग्रीमेंट फाइल कर दिया, और फिर आपको ये क्या होगा, फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा ये वाली स्टेप नहीं भी होगी उसके पहले भी आपके पास फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाता है। क्यों? क्योंकि LLP एग्रीमेंट आपको इनकॉर्पोरेशन के विदिन 30 डेज फाइल करना होता है, फॉर्म नंबर FILLIP के अंदर अटैच नहीं होता है LLP एग्रीमेंट। ये हम इन डिटेल पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है सर। अभी कन्वर्जन कौन कौन से देख लिए सर? सबसे पहले देखा प्राइवेट टू पब्लिक, फिर देखा पब्लिक टू प्राइवेट, फिर देखा सेक्शन 8 टू एनी अदर टाइप, और फिर देखा कंपनी टू LLP। अभी कंपनी टू LLP देखा, अब उसका रिवर्स देखेंगे LLP टू कंपनी। अभी तक आपकी क्या है LLP, और अब आप क्या करना चाह रहे हैं, उसको बनाना चाहते हैं कंपनी फॉर्म के अंदर। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म थी और अब उसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर। तो प्रोसीजर क्या है देखो, अब अभी क्या है LLP के अंदर क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? नहीं, LLP के अंदर होते हैं डेजिग्नेटेड पार्टनर। तो अब डेजिग्नेटेड पार्टनर से एक मीटिंग करेंगे और उसके अंदर डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई हमें क्या करना है, हमें हमारी LLP को कन्वर्ट करना है किसमें, कंपनी के अंदर। ठीक, फिर दूसरी प्रोसेस क्या होगी, अभी तक आप एक LLP थे, अब आप कंपनी बनना चाह रहे हैं, तो अब आप क्या करेंगे, नेम एप्लीकेशन फाइल करेंगे ताकि क्या हो, आप आपकी नई कंपनी बना पाए। ठीक, तो आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, रन फॉर्म होता है, वहां पे रन LLP था, ध्यान रखिएगा, यहां पे क्या है, सिर्फ रन रिजर्व यूनिक नेम नाम का एक फॉर्म होता है, वो फॉर्म आप फाइल करेंगे। ठीक, फिर क्या करेंगे आप, DSC और DIN नंबर ऑब्टेन करेंगे उन डायरेक्टर्स के लिए जो अभी तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं थे। अगर डेजिग्नेटेड पार्टनर होते तो उनके पास DPIN होता, पर मान लीजिए आप किसी ऐसे आदमी को डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं जो अभी तक डेजिग्नेटेड पार्टनर नहीं था, तो उसके लिए डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर ले लीजिए। ठीक है, फिर यहां पे आया क्या, पब्लिश एन एडवर्टीजमेंट, एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दीजिए इंग्लिश लैंग्वेज में और एक लोकल लैंग्वेज में, एक वर्नाक्युलर लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। मान लीजिए आपने एक एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश कर दिया, फिर आपने क्या करा, एक फॉर्म भरा जिसका नाम क्या था, URC1। URC का मतलब क्या होता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी। ठीक, ये किस चीज के लिए होता है कि अभी तक एक अनरजिस्टर्ड कंपनी थी, उस अनरजिस्टर्ड कंपनी को आप कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप एक LLP हैं, ये LLP कंपनी तो नहीं है पर अब बनना क्या चाह रही है, कंपनी, तो आप क्या फॉर्म फाइल कर रहे हैं, URC1। मान लीजिए ऐसे ही एक पार्टनरशिप फॉर्म थी, अब ये अपने आप को कंपनी में कन्वर्ट कराना चाहती है, तो भी आप कौन सा फॉर्म फाइल करेंगे, URC1। URC1 कब फाइल होता है, अनरजिस्टर्ड कंपनी, जब आप ऐसी एंटिटीज को रजिस्टर कराना चाहते हैं एज एन कंपनी जो अभी तक कंपनी फॉर्म में रजिस्टर्ड नहीं थी। ठीक, जैसे ही आपका नाम अप्रूव हो जाएगा आप URC1 अनरजिस्टर्ड कंपनी 1 फॉर्म फाइल करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या अटैच करेंगे कि हाँ भाई पार्टनर्स ने कंसेंट दी है, अप्रूवल लेटर दिया है LLP को कंपनी में कन्वर्ट कराने की, अभी कितने पार्टनर्स हैं और कितने डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं, हमारा जो एग्जिस्टिंग LLP एग्रीमेंट है वो दे देंगे, NOC दे देंगे क्रेडिटर्स की, क्यों, क्योंकि एक्ट चेंज हो रहा है, नेम ऑफ कंपनी देंगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ठीक, फिर लिस्ट ऑफ मेंबर्स देंगे कि कौन कौन नई कंपनी के अंदर मेंबर होंगे, उनके क्या नाम होगा, एड्रेस होगा, कितने शेयर्स वो होल्ड करेंगे, फर्स्ट डायरेक्टर कौन कौन बनेगा, एक एफिडेविट देंगे एक सेक्शन 164 में कि जिन लोगों को हम डायरेक्टर बनाना चाह रहे हैं वो डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड नहीं है, और अगर कोई डॉक्यूमेंट वो मांगे तो वो वाला डॉक्यूमेंट भी आप अटैच कर देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर आप कंपनी से रिलेटेड इनकॉर्पोरेशन के जो फॉर्म होते हैं स्पाइस प्लस पार्ट बी, वो फॉर्म आप फाइल करेंगे, और साथ ही साथ आप फाइल करेंगे स्पाइस EMOA और स्पाइस E आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अभी तक आप LLP थे तो आपके पास मेमोरेंडम और आर्टिकल नाम का कोई चीज तो था नहीं, अब आपके पास क्या होगा, मेमोरेंडम और आर्टिकल नाम की चीज आपके पास होगी। अभी तक आप क्या करते थे, LLP एग्रीमेंट से गवर्न होते थे, और अब आप गवर्न कैसे होंगे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। तो स्पाइस प्लस फॉर्म के अंदर आपको वो बनाने पड़ेंगे। तो ये हम लोगों ने कौन सा कन्वर्जन देखा, ये कन्वर्जन देखा हमने कि एक LLP को कंपनी में कन्वर्ट होना है तो किन बातों का ध्यान रखना है।
तो ये हमने क्या देखा, अभी हमने देखा कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी। अब देखो यार कुछ कंडीशंस हैं कि एक एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट होना है तो किन कंडीशंस का, किन बातों का ध्यान रखना है। कहां दी हुई है, बुक के पेज नंबर 104 के ऊपर। सर ये क्यों बता रहे हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो एक बार हम बुक में से इसको पढ़ लेते हैं। 104 पेज नंबर पे क्या दिया हुआ है कि कौन कौन सी, ये देखो टॉपिक का नाम क्या है, एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करवाना है, और ये है पेज नंबर 104, और ये रहा वो टॉपिक जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि हमको एक एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करवाना है तो किन कंडीशंस का ध्यान रखना है। क्या क्या, पहला तो ये कि सारे पार्टनर्स एग्री करना चाहिए कि हाँ भाई क्या कर रहे हैं, हम हमारी एलएलपी को कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। दूसरा, एलएलपी मस्ट कंप्लाई विथ ऑल स्टैट्यूटरी रिटर्न फाइलिंग, मतलब सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न की फाइलिंग में प्रॉपर हो, कोई डिफॉल्ट आपने नहीं किया हो। एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना है आपको 2 न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश में और एक वर्नैक्युलर लैंग्वेज के अंदर, ठीक। मेक श्योर कि कोई भी कंपनी के एलएलपी के अगेंस्ट में कोई ओपन चार्जेस ना हो, मतलब कोई लोन पेंडिंग ना हो जिसके ऊपर कोई असेट का चार्ज क्रिएटेड हो, ऐसा कुछ ना हो। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होने चाहिए जब आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। तो सर ये क्या बात बोल रहे हो आप, 2 पार्टनर तो एलएलपी में हर समय होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एलएलपी में 2 पार्टनर हर समय होना चाहिए। फिर भी 6 महीने का टाइम पीरियड अलाउड होता है, मान लीजिए एक ही पार्टनर हो गया तो भी, पर क्या बोल रहे हैं, जब कन्वर्जन करना हो ना उस समय पे तो आपके पास मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक बार एग्जाम में कंडीशंस फॉर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू कंपनी एक बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ठीक है सर। फिर हम कहां पे आ गए, फिर हम आ गए थे कन्वर्जन ऑफ ओपीसी इनटू पब्लिक और प्राइवेट। ओपीसी इंटू पब्लिक और प्राइवेट, सर ये क्या बात कर रहे हैं, एक बार सोच लेते हैं 2 मिनट रुक के। ओपीसी को पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट करना है सर, ओपीसी मतलब 1 पर्सन कंपनी, 1 पर्सन कंपनी को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट करना है। अच्छा ठीक है सर, समझ में आ गया। एक ऐसी कंपनी है जिसके अंदर एक ही पर्सन है अभी, अब वो कंपनी अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहती है या तो पब्लिक में या प्राइवेट में। पब्लिक मतलब मिनिमम 7 मेंबर होंगे जिसमें, और प्राइवेट मतलब मिनिमम 2 मेंबर होंगे जिसके अंदर, और मिनिमम डायरेक्टर कितने होंगे, पब्लिक के अंदर 7, प्राइवेट के अंदर 3। ओके सर, आ गया समझ, पब्लिक के अंदर 7 और प्राइवेट के अंदर 2। ठीक है सर, आ गया समझ में, कोई इश्यू अभी तो हमें नहीं आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे क्या लिखा है, ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती, ओपीसी कन्वर्ट नहीं हो सकती सेक्शन 8 कंपनी में। सर ऐसा कुछ अभी पढ़ा था, हाँ, जब सेक्शन 8 कंपनी को कन्वर्ट कर रहे थे तब भी मैंने बोला था कि सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं होगी, वैसे ही ओपीसी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। ओपीसी टू सेक्शन 8, सेक्शन 8 टू ओपीसी दोनों मना है। ठीक, फिर क्या है सर, कन्वर्ट कराने का प्रोसीजर क्या है, एक बार बता दूं मैं आपको। कंपनी टू कंपनी कन्वर्जन है, ठीक है, ये कंपनी टू कंपनी कन्वर्जन है। ठीक, तो सबसे पहले क्या किया, बोर्ड मीटिंग होल्ड करी। सर क्या ओपीसी में बोर्ड मीटिंग होती है, हो सकती है, अगर एक से ज्यादा एक से ज्यादा डायरेक्टर होंगे तो, और एक डायरेक्टर भी होगा तो बोर्ड मीटिंग की एग्जाम्शन है। पर मान लेते हैं कि एक से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ओपीसी के अंदर, तो क्या करेंगे आप, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे, डेट टाइम वेन्यू डिसाइड करेंगे जनरल मीटिंग का, डायरेक्टर या कंपनी सेक्रेटरी को ऑथोराइज करेंगे कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर दे, नए ड्राफ्ट मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अप्रूव कर दे। ये वही पुरानी गाड़ी वापस आ गई, ठीक है सर। जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करो, 21 दिन पहले भेजो सभी मेंबर्स को। क्या बात लिखी, सभी मेंबर को, मेंबर होंगे कितने, एक ही तो मेंबर है, क्या फालतू है, कॉपी करने आए तो सब कॉपी कर दिया। ऑल मेंबर की तो बात ही नहीं है ना, एक ही मेंबर होता है ओपीसी में, तो ठीक है। डायरेक्टर को भेजना है, ऑडिटर को भेजना है, कितने दिन पहले भेजना है, कम से कम 21 डेज पहले। नोटिस जो है उसमें डेट टाइम वेन्यू एजेंडा सब कुछ लिखा होना चाहिए। आप शॉर्टर नोटिस पीरियड दे सकते हो क्या, हाँ दे सकते हो, पर कितने % की अप्रूवल होनी चाहिए, 100% की, जो बाय डिफॉल्ट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितना मेंबर होता है, एक ही तो मेंबर होता है। उससे पूछ लो, वो बोले छोटा नोटिस पीरियड चलेगा, वो बोले हाँ तो छोटा नोटिस दे देना, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना यहाँ कितना है, 100%, 100 से कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें मेंबर ही कितने होते हैं, इसमें मेंबर ही एक ही होते हैं। ठीक है, क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू किया, जनरल मीटिंग होल्ड करी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर रहा है, नए मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अप्रूव करती है। ठीक है, फिर जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा था तो पीछे पीछे कौन आएगा, MGT 14, MGT 14 फाइल करेंगे कितने दिनों में, 30 डेज के अंदर अंदर, जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन। और बोर्ड रेजोल्यूशन की कॉपी लगाएंगे, जनरल मीटिंग का नोटिस लगाएंगे, स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, नया मेमोरेंडम, नया आर्टिकल, सारे डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ठीक,
फिर क्या होगा, फिर होगा कन्वर्जन से रिलेटेड एक फॉर्म फाइल, फिर क्या होगा, फिर होगा कन्वर्जन से रिलेटेड एक फॉर्म फाइल, और उस फॉर्म का नाम क्या है, INC6, INC6 कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म है जिसका नाम क्या है, INC6। INC6 दो केसेस में फाइल होता है, जब ओपीसी किसी दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रही हो या कोई दूसरे टाइप की कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो रही हो। ये वाला कन्वर्जन अभी हम 1 मिनट के अंदर पढ़ेंगे। क्या है दूसरे टाइप का कन्वर्जन, कि दूसरे टाइप की कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट हो रही हो या ओपीसी किसी दूसरे टाइप में कंपनी में कन्वर्ट हो रही हो, तो कन्वर्जन का कौन सा फॉर्म फाइल होगा, कन्वर्जन का फॉर्म है जिसका नाम है INC6। ठीक, INC6 के अंदर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अटैच कर देना, कौन कौन से, मेंबर और क्रेडिटर्स की जो लिस्ट है वो अटैच कर देना, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अटैच कर देना, और एक क्रेडिटर और शेयर होल्डर से एनओसी ले लेना कि हाँ भाई हमें कोई समस्या नहीं है, ओपीसी को कन्वर्ट कराने में हमें कोई समस्या नहीं है। ठीक है, वो बोल देगी तो उसके बाद एक आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। कोई समस्या, नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। टॉपिक कौन सा है, टॉपिक हम पढ़ रहे हैं एक ओपीसी को कन्वर्ट कराना है प्राइवेट या पब्लिक कंपनी में। क्या कन्वर्जन अलाउड है, हाँ कन्वर्जन अलाउड है, बस ओपीसी को सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होने देंगे, बाकी हमें कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड मीटिंग करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करो, जनरल मीटिंग होल्ड करो, MGT 14 फाइल करो, उसके बाद कन्वर्जन का फॉर्म फाइल करो INC6, और उसके बाद आपको आरओसी फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने होने चाहिए आपके इसमें, अगर प्राइवेट कंपनी में शिफ्ट करना चाह रहे हो तो 2, और पब्लिक में करना चाह रहे हो तो 7। डायरेक्टर कितने होने चाहिए, 2 प्राइवेट के केस में और 3 पब्लिक के केस में। बिल्कुल सिंपल आसान भाषा में बातें दी हुई। क्या टफ थी, बिल्कुल टफ नहीं थी सर, बिल्कुल टफ नहीं थी। ठीक है, ये लास्ट कन्वर्जन के ऊपर आ गए। क्या बात है सर, लास्ट कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ कंपनी इनटू ओपीसी। अभी हमने क्या देखा था कि ओपीसी कन्वर्ट कहां हो रही है, कंपनी में। अब क्या हो रहा है, कंपनी कन्वर्ट कहां हो रही है, ओपीसी में। मतलब ऐसी कंपनी है जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, हो सकता है 10 हो, 20 हो, 100 हो, 1000, कितने भी हो सकते हैं, क्या कितने भी हो सकते हैं। अब वो सब कहां आ रहे हैं, एक के ऊपर। क्यों, क्योंकि ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं, ओनली 1 पर्सन। तो ऐसी कंपनी जिसके अंदर बहुत सारे मेंबर हैं, वो कंपनी कन्वर्ट हो रही है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेंबर हो सकता है। ठीक है, पर इन्होंने क्या बोला, पब्लिक कंपनी कभी भी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही कन्वर्ट हो सकती है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ऐसी कंपनी जिसके अंदर 205 मेंबर होंगे, क्या वो ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है क्या सर, नहीं, वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि 205 मेंबर एक प्राइवेट कंपनी में तो हो नहीं सकते। प्राइवेट में तो मिनिमम मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। आपकी कंपनी में कितने मेंबर है, 205। इसका मतलब आपकी कंपनी कैसी है, पब्लिक। और यहां क्या लिखा है हमने कि पब्लिक कंपनी जो है वो ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही ओपीसी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है सर, इस बात को हम याद कर लेंगे, हाँ याद करनी ही पड़ेगी। ठीक, क्या प्रोसीजर क्या है सर, मान लीजिए कन्वर्जन अलाउड है अगर एक प्राइवेट कंपनी का, तो बोर्ड मीटिंग होल्ड करो, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करो, डेट टाइम वेन्यू डिसाइड करो जनरल मीटिंग का, डायरेक्टर को ऑथराइज करो कि वो जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर दे, नए मेमोरेंडम और आर्टिकल के ड्राफ्ट को अप्रूव कर दो। ठीक है, फिर जनरल मीटिंग का नोटिस इशू कर दिया, नोटिस 21 दिन पहले देना है। मेंबर, डायरेक्टर, ऑडिटर को 100% शेयर होल्डर मानेंगे तो ही आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टर नोटिस पीरियड दे सकते हैं। सर ये 100% ही जरूरी है, यहाँ पे भी क्या लिखा है 100%। ठीक, फिर जनरल मीटिंग होल्ड करी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करा, नए मेमोरेंडम और आर्टिकल अप्रूव किए, MGT 14 फाइल किया 13 डेज के अंदर, क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया था। 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, वही पुराने 5, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन, जनरल मीटिंग का नोटिस, मेमोरेंडम और आर्टिकल, ये सब लगा दिए। हाँ, इसके बाद क्या, INC6 फाइल किया। INC6 क्या होता है सर, कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म। जब ओपीसी को अदर टाइप में कन्वर्ट करना हो या अदर टाइप को ओपीसी में कन्वर्ट करना हो, तो कन्वर्जन के लिए कौन सा फॉर्म है, कन्वर्जन के लिए फॉर्म है INC6। वही 3 अटैचमेंट जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, मेंबर और क्रेडिटर की लिस्ट, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनओसी डायरेक्टर और एनओसी क्रेडिटर और शेयर होल्डर की। ठीक है, इसके बाद आरओसी आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगी। ठीक है, कर क्या रहे हो, आप कर रहे हो दूसरी कंपनी को ओपीसी में कन्वर्ट। तो भैया छोटी मोटी बातों का ध्यान रख लेना, माइनर को मेंबर या नॉमिनी मत बनाना। ओपीसी में अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था,
एक ओपीसी का मेंबर किसी दूसरी ओपीसी में मेंबर या नॉमिनी नहीं बन सकता, इस बात को भी ध्यान रखना। और मेंबर और नॉमिनी दोनों इंडियन सिटीजन और इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, कृपया करके इस बात का प्लीज 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 ध्यान रखना। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो ये 7 तरह के कन्वर्जन थे जो हम लोगों ने खत्म कर लिए बिल्कुल थोड़े से समय के अंदर अंदर। क्या कोई दिक्कत आई? बिल्कुल दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल इजी पानी जैसा चैप्टर था, हम लोगों ने फटाफट से खत्म कर दिया। ठीक, अब देखो, अब सुनो, ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में से ये वाला टॉपिक पे क्वेश्चन लगातार आते हैं, काफी बार इस टॉपिक का क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ लो। टॉपिक का नाम क्या है? पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट। इसका मतलब क्या? आपने प्राइवेट को पब्लिक में बनाया, पब्लिक को प्राइवेट में बनाया, ओपीसी को एलएलपी किया, एलएलपी को फलाना ढिमकाना किया, किसी भी तरह का कन्वर्जन किया। कन्वर्जन करने के बाद आपको क्या करने की जरूरत है? पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट क्या है, एक बार वो बता दो आप हमको। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार घूमता है, इस क्वेश्चन का ध्यान रखना। क्या बोला है? एक बार आपने कंपनी कन्वर्ट करवा ली, करवानी है क्या? करवानी नहीं है, करवा चुके हैं, पर किस बात का ध्यान कन्वर्जन के बाद रखना है? सबसे पहला, कंपनी का नया पैन कार्ड, टेन कार्ड के लिए एप्लीकेशन कर दो। जो कंपनी के बैंक अकाउंट है उनको अपडेट कर दो, उनकी डिटेल्स को क्या करो? अपडेट कर दो। ठीक है, जो टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी है उनको बता दो कि हमने कन्वर्ट करवा लिया है। टैक्स मतलब तो हो गया इनकम टैक्स, जीएसटी, इन लोगों को बता दो कि हमने कन्वर्जन करवा लिया अपना। और रेगुलेटरी अथॉरिटी में मान सकते हैं आप, जैसे जीएसटी हो गया, मान लीजिए आप एक इंश्योरेंस कंपनी है तो इरडा को बता दो, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी को बना दो। मान लो आप एक टेलीकॉम कंपनी है तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है उसको बता दो। तो जो कन्वर्जन किया है तो वो रेगुलेटरी अथॉरिटी को एक बार इन्फॉर्म कर दो। हाँ, तो हमने क्या बोला कि टैक्स और रेगुलेटरी अथॉरिटी को बता दो कि हमने कन्वर्जन करवा लिया है। ठीक है, उसके बाद कंपनी का नया रबड़ स्टैंप अरेंज करवा लो। कंपनी का जो नया नाम है वो पुराने नाम के साथ हर जगह चिपका दो कि पहले कंपनी को ये बोलते थे या पहले ये नाम था और अब नाम क्या है हमारा, ये डिस्प्ले कर दो हर जगह। इसके अलावा जहां जहां भी आपके बैंक अकाउंट्स है कंपनी के, उन सभी को अपडेट कर दो। 2 बार लिख दिए सेम बात, क्या करें, इन्होंने लिखा है तो हम भी लिखेंगे। फिर उसके बाद आपने जहां जहां पे भी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन लगाए हैं ना, वहां सभी पे नई कॉपी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अपडेट कर दो, ताकि जो लोग भी जो भी मेमोरेंडम और आर्टिकल को पढ़े वो नया वाला मेमोरेंडम या आर्टिकल ही पढ़े, पुराना ना पढ़ लें बेचारे लोग। ठीक, इसके अलावा ये यहां पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ इस चैप्टर के बारे में आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए छोटी मोटी बातें बता देता हूं। कितने तरह के फॉर्म हम लोगों ने यहां पे पढ़े? हमने एक फॉर्म पढ़ा था एमजीटी 14। एमजीटी 14 कब फाइल होता है? जब आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया है और उसकी जानकारी आपको आरओसी को देना है। ठीक, इसके अंदर 5 अटैचमेंट होते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है सर। फिर हमने एक फॉर्म पढ़ा था INC 27। सर ये कन्वर्जन के लिए फॉर्म है, पब्लिक को प्राइवेट में करना हो या प्राइवेट को पब्लिक में कन्वर्ट करना हो तो हम ये वाला फॉर्म फाइल करते हैं। ठीक है, फिर हमने एक पढ़ा था सर INC 25A। जब पब्लिक कंपनी प्राइवेट में कन्वर्ट होती है सर तो एक एडवर्टीजमेंट पब्लिश करते हैं, तो वो एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट कहां दिया हुआ है? INC 25A के अंदर। सर जब पब्लिक प्राइवेट में कन्वर्ट होती है ना तो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेनी पड़ती है, और वो रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल लेने के लिए हमने एक फॉर्म पढ़ा था जिसका नाम था RD1। ठीक है, फिर हमने एक INC 28 पढ़ा था कि जब रीजनल डायरेक्टर हमारी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, उस अप्रूवल की जानकारी आरओसी को देने के लिए हम कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? INC 28। ठीक, फिर एक सेक्शन 8 कंपनी को जब दूसरे टाइप में कन्वर्ट होना होता है तो एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश करना होता है, तो उसके लिए फॉर्म कौन सा है? INC 19 एक फॉर्म होता है, वो फाइल करना पड़ता है। ये फॉर्म फाइल नहीं होता है, ये फॉर्मेट है एडवर्टीजमेंट का। ठीक, फिर हमने पढ़ा था एक URC1। URC1 तब फाइल होता है जब अनरजिस्टर्ड कंपनी को कन्वर्ट करवाना हो कंपनी के अंदर। फिर हमने एक लास्ट में भी हल पढ़ा INC 6, जब ओपीसी को अदर टाइप ऑफ कंपनी में कन्वर्ट करना हो या अदर टाइप को ओपीसी में कन्वर्ट करना हो, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्म फाइल करते हैं? INC 6। ठीक सर, हमने टोटल 7 तरह के कन्वर्जन देखे। ये 7 तरह के कन्वर्जन सर बहुत सी बार ऐसे लगे कि ये स्टेप्स तो सिमिलर है, किसी में एक स्टेप ज्यादा, किसी में एक स्टेप कम। सर वैसे तो क्लियर हो गया है हम लोगों को, पर फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन तो है। तो वही थोड़े से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आप लोगों के सामने बना के लाया हूं एक टेबल। आप लोगों की कॉपी में भी ये टेबल होगी। तो देखो, इस टेबल के थ्रू मैंने आपको कंपेरिजन दिया है कि क्या क्या होगा। आप एक प्राइवेट कंपनी है और अब अपने आप को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं पब्लिक में। आप एक पब्लिक कंपनी है, अपने आप को कन्वर्ट कराना चाहते हैं प्राइवेट में। या फिर आप एक सेक्शन 8 कंपनी है जो अपने आप को प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। तो देखो यहां पे कितनी प्रोसीजर सेम है। बोर्ड मीटिंग सभी में होगी, जनरल मीटिंग का नोटिस सभी में दिया जाएगा, जनरल मीटिंग सभी में होल्ड करेंगे, और MGT 14 नाम का जो फॉर्म है वो भी तीनों में फाइल करेंगे। ठीक है, फिर देखो
जब प्राइवेट टू पब्लिक है तो यहाँ पे हमने एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कुछ नहीं पढ़ा था, पर पब्लिक टू प्राइवेट जब पढ़ा था या सेक्शन 8 कंपनी टू पब्लिक प्राइवेट पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि एडवर्टीजमेंट पब्लिश करना पड़ेगा। हाँ, दोनों में फॉर्म का नंबर अलग है, इसमें 25A है, इसमें 19 है, ठीक है। फिर रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल भी लेनी पड़ेगी आपको, कब? जब पब्लिक टू प्राइवेट हो या सेक्शन 8 टू पब्लिक प्राइवेट हो। फिर जब रीजनल डायरेक्टर अप्रूव कर देगा तो उसकी जानकारी आरओसी को देने के लिए आप INC 28 फाइल करेंगे दोनों केसेस में। फिर कन्वर्जन के लिए फॉर्म था, इसमें INC 27 यहाँ पे INC 28 और फिर इसके बाद आरओसी आपको एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा। फिर हमने दो नेक्स्ट तरह के कन्वर्जन देखे, कंपनी को LLP में कन्वर्ट कराना हो या LLP को कंपनी में कन्वर्ट कराना हो। देखो, अब कंपनी को LLP में कन्वर्ट कराना है तो बोर्ड मीटिंग हो जाएगी, क्योंकि यहाँ डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। पर LLP के केस में तो बोर्ड मीटिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ कौन होते हैं? पार्टनर, तो यहां पे होगी पार्टनर्स की मीटिंग, ठीक है। फिर जनरल मीटिंग का नोटिस इशू करेंगे कंपनी के केस में। LLP के केस में तो कोई जनरल मीटिंग नाम का कॉन्सेप्ट होता नहीं है, फिर यहाँ जनरल मीटिंग होगी भी नहीं, यहाँ जनरल मीटिंग होगी। दोनों में नेम एप्लीकेशन होगी, फिर इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल होगा, कन्वर्जन से रिलेटेड फॉर्म फाइल होगा, आखिरी में एक एडिशनल फॉर्म फाइल होगा LLP एग्रीमेंट वाला कंपनी टू LLP के केस में, और फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा। लास्ट के दो कन्वर्जन इजी, OPC टू पब्लिक प्राइवेट या प्राइवेट टू OPC। सर यहाँ पब्लिक क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पब्लिक कंपनी OPC में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर आपने बोर्ड मीटिंग होल्ड करी दोनों के केसेस में, जनरल मीटिंग दिया, ये तो बिल्कुल सेम है। जनरल मीटिंग होल्ड करी, MGT 14 फाइल किया, INC 6 फाइल किया और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल आसान, कोई समस्या ही नहीं आई सर इसके अंदर, बिल्कुल आसान तरीके से हमने टेबुलर फॉर्मेट में डिफरेंस देख लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक। फिर हमने देखा कि कुछ एक्सेप्शन देखे थे। वैसे तो कन्वर्जन बिल्कुल इजीली अलाउड है, हम लोगों ने पढ़ा, पर कहीं कहीं पे कुछ छोटे मोटे थे कि ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकती, कि फलाना ढिमकाना नहीं हो सकता, तो एक बार उसको भी समराइज फॉर्म में देख लेते हैं। सेक्शन 8 कंपनी OPC में कन्वर्ट नहीं होगी, वैसे ही OPC जो है वो भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं होगी, कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम सर। सेकेंड, एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी कभी भी LLP में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ध्यान रखिएगा, ये बात हमने जब जब कंपनी टू LLP कन्वर्जन देखा तब नहीं पढ़ी थी, ये एक्चुअली एक क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि लिस्टेड पब्लिक कंपनी LLP में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लिस्टेड, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, ऐसी कंपनी LLP में कन्वर्ट नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखना। और तीसरा, पब्लिक कंपनी जो है वो OPC में कन्वर्ट नहीं हो सकती, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी ही OPC में कन्वर्ट हो सकती है। और इसी के साथ हमारा ये इजी चैप्टर नंबर 6 जो है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुआ। बिल्कुल इन डिटेल हम लोगों ने इसको रिवाइज किया। फटाफट से 2 मिनट में मैं आपको जो पिछले 3 अटेम्प्ट अभी तक हुए, उन 3 अटेम्प्ट में इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में एक बार जानकारी दे देता हूं। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन दिसंबर 2023 की एग्जाम में आया और इस क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है? ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, ABC लिमिटेड एक कंपनी है जो कन्वर्ट हो गई है इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विद द नेम, जिसका नाम क्या है? हाँ, अब ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने में आ रहा होगा। देखिए, एक ABC लिमिटेड है जो कन्वर्ट हो गई है किसमें? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में विद द नेम ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है सर। ब्रीफ द कंपनी, अब यहां से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़िए। ब्रीफ द कंपनी ऑन द मेजर कंप्लायंसेस दैट नीड टू बी फॉलोड बाय इट आफ्टर कन्वर्जन इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एक ABC लिमिटेड नाम की कंपनी है जो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई है ABC प्राइवेट लिमिटेड के नाम में। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कंप्लायंसेस उनको फॉलो करना है कन्वर्जन के बाद, आफ्टर कन्वर्जन। इस बात को ध्यान दीजिए, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम में पब्लिक टू प्राइवेट की पूरी प्रोसीजर लिख के आ जाएंगे, पर आंसर ये नहीं है। आंसर वो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई है तो क्या पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट उसे फॉलो करनी पड़ेगी। इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने देखा था वो इसका आंसर है। ये देखिए, ये जो टॉपिक हम लोगों ने सबसे लास्ट में पढ़ा था पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट का, ये वाला आंसर इसका, इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी बच्चे यहाँ पे पब्लिक टू प्राइवेट की कन्वर्जन की जो रिक्वायरमेंट है वो लिख के आते हैं, उसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे प्रोसीजर नहीं लिखना है। ये क्वेश्चन दिसंबर 2023 की एग्जाम में हमें देखने को मिला था 3 नंबर के लिए। सर क्या सिर्फ एक ही बार एग्जाम में आया ये क्वेश्चन? नहीं, एक ही बार ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, ये क्वेश्चन 2 बार एग्जाम में आया है। तभी जो 20 दिन पहले एग्जाम हुई है दिसंबर 2024 में, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सिंपल, बिल्कुल आसान। व्हाट आर द पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट टू बी अरेंज्ड बाय XYZ अप्लायंसेस लिमिटेड?
आफ्टर कन्वर्जन फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। कन्वर्जन कोई सा भी हो, आंसर क्या पूछ रहे हैं अपने से, आंसर पूछ रहे हैं पोस्ट कन्वर्जन रिक्वायरमेंट, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को ध्यान से पढ़ना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर करना है कृपया करके, ठीक है सर, आ गया समझ। सेकंड, फिर ये आंसर है जो हम लोगों ने पढ़ा वही वाला आंसर लिखा है। एक क्वेश्चन जून 2024 के एग्जाम में आया है, वो पढ़ लेते हैं क्या है। डिस्क्राइब 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 द कंडीशन टू बी फुलफिल्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ एलएलपी, कन्वर्जन ऑफ एलएलपी इनटू अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि क्या क्या कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। क्या उन्होंने प्रोसीजर पूछा है क्या आपसे, नहीं उन्होंने प्रोसीजर नहीं पूछा है, इस बात का ध्यान रखना। वो आपसे ये नहीं बोल रहे हैं कि एलएलपी को प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना है, नहीं, वो आपसे पूछ रहे हैं कि कन्वर्ट होना चाह रही है एक एलएलपी प्राइवेट में, तो कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो कंडीशन हम लोगों ने पेज नंबर 104 पे पढ़ी थी, याद है आपको। सारे पार्टनर कन्वर्जन को अप्रूव करें, एलएलपी जो है वो स्टैट्यूटरी रिटर्न का कंप्लायंस करे, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे, कोई ओपन चार्जेस ना हो, 2 पार्टनर हो मिनिमम, ये बातें यहाँ पे इसका आंसर आएगी। तो ये 2 क्वेश्चन अभी तक 3 एग्जाम हुई है जिसमें 2 क्वेश्चन एक बार तो ये रिपीट हुआ है, आप मान सकते हैं कि ये एग्जाम में वापस से रिपीट हो जाए शायद आपकी एग्जाम में। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस देखे जो अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं, हमने इस चैप्टर को इन डिटेल रिवाइज किया है। अब इस चैप्टर को एक बार आप इन डिटेल रिवाइज करिए, बुक से पढ़िए और कॉन्फिडेंट हो जाइए। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर, अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।